नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में आज हम खास तौर से टैक्स की बात करेंगे और टैक्स के लिहाज से इस तरह से बात करेंगे कि क्या आपको मालूम है कि आपके किए गए कई ट्रांजैक्शंस मतलब वित्तीय लेन देन या फिर आपके किए गए कई निवेश पर टैक्स विभाग की नजर है। डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी आय से आपके खर्च मेल नहीं खाते हैं तो ये सब आयकर विभाग को रिपोर्ट होते हैं। अब आपको इसमें क्या करने की जरूरत है? क्या हर एक ऐसे ही ट्रांजैक्शन पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेजेगा? और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं जिस पर आयकर विभाग रखता है नजर? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज है खास एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में डिस्कस करने वाले हैं गौरी से? सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज के शो में क्या है खास? आज हम जानेंगे आपके कौन से खर्च होते हैं आईटी विभाग में रिपोर्ट, कितने रकम निवेश की जानकारी जाती है टैक्स कर्मी को, क्या हर बड़े खर्च पर आता है टैक्स नोटिस, साथ ही 26AS में खर्च की गलत जानकारी, तो क्या करें? तो ये तो वाकई समझने और सोचने वाली बात है गौरी कि जो भी हम निवेश करते हैं या जो भी हमारे खर्च होते हैं, बड़े खर्च होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिनको कहते हैं, उनको काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए। क्योंकि कई बार ना समझी में भी, मतलब हमें मालूम ही नहीं होता, हम ऐसे ट्रांजैक्शंस कर देते हैं और बाद में हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। इसमें हर किसी की गलती नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं गौरी, ये समझना चाहते हैं कि ये दरअसल है क्या और कैसे मालूम चलता है टैक्स विभाग को कि किसी एक इंडिविजुअल ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं? क्या मैकेनिज्म है ये? देखिए स्वाति, इसमें होता क्या है कि सरकार की नज़र आपकी इनकम पर तो पहले ही थी, क्योंकि आप देखिए TDS कट जाता है और 26AS में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, तो सरकार को पता लग जाता है कि इस SSC ने इतना कमाया है। लेकिन अब जो सरकार है वो ज़्यादा समझदार हो गई है। वो ये कहती है कि इनकम तो चलो आपने हमें जो बता दी हमने मान ली, लेकिन आपके खर्चे उस पर हम नज़र डालेंगे। आपके खर्चे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम है वो बहुत कम आ रही है, तो सरकार की घंटे बजेगी कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ आपने की है, आपने अपनी सही इनकम सरकार को नहीं बताई है। अब इसकी जानकारी जो है ये सरकार के पास पहुँचती कैसे है? तो सरकार ने कुछ स्पेसिफाइड एसएससीज को ये बोल के रखा है कि आप लोग, आपके साथ जितनी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर व्यक्ति करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस अगर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती हैं तो उसकी जानकारी आप हमें देंगे। उसके लिए उनको स्पेसिफाइड फॉर्म्स बताए गए हैं, उसके लिए स्पेसिफाइड डेट है जिसमें उनको एक रिटर्न भरनी होती है। ये स्पेसिफाइड एसएससीज कौन है? ये स्पेसिफाइड लोग हैं जैसे आपके बैंक्स हो गए, या आपके म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, या आपका रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज हो गए। ऐसे कुछ एसएससीज हैं जो इसकी रिटर्न भरते हैं। यानी कि आपके जब भी कोई लेन देन इन बैंक्स के साथ होता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ होता है, या रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ होता है, तो आप ये मान के चलिए, जैसे आपने शुरू में ये कहा था, आपको पता हो ना हो आपसे ये ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन सरकार को जरूर पता है, क्योंकि ये जो एसएससीज हैं ये अपनी रिपोर्ट में सरकार को बता देंगे कि इस एसएससी ने ये पैन के अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शंस की हैं। तो ये मान के चलिए कि सरकार के पास आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी एक्सपेंसेस की भी इंफॉर्मेशन है, और इनकम की तो ऑफ कोर्स है ही। ओके, तो देखिए ये बात समझने लायक है कि इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आईटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग नज़र रखता है आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर, तो उसका एक पर्पस है जिसके तहत वो किया जाता है। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से आपके बड़े खर्च या आपके ऐसे निवेश है जो कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT रिपोर्ट में, अलग अलग जो संस्था है जहां पर आप एक लेन देन करते हैं या निवेश करते हैं, वो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो उस पर कुछ एक बेसिक सवाल है जो हमारे पास आ रहे हैं गौरी, मैं एक एक करके आपसे जानना चाहती हूँ। कई लोगों की उत्सुकता है इसमें समझने की। जैसे मानिए सेविंग्स बैंक अकाउंट में तो हम सबसे ज़्यादा कैश में डिपॉजिट करते हैं, तो क्या इसमें भी एक लिमिट से ऊपर अगर डिपॉजिट किया जाए बैंक अकाउंट में तो रिपोर्ट होता है?
देखिए बिल्कुल, अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, ध्यान रखिएगा डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो बैंक है वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। लेकिन सेविंग्स बैंक अकाउंट कैश के लेन देन के लिए ज़्यादा नहीं बना है। जो कैश का ज़्यादा लेन देन होता है ज़्यादातर वो करंट अकाउंट में होता है, और सरकार तो खैर चाहती ही नहीं है कि आप कैश में लेन देन करें। तो अगर आप नॉर्मली कोई किसी से चेक से लेते हैं, किसी से ट्रांसफर नेट बैंकिंग से लेते हैं, आईएमपीएस लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट में करा रहे हैं तो डेफिनेटली दिक्कत है। ओके, वही करंट अकाउंट में भी कोई ऐसी ही लिमिट है? क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में आपने कहा 10 लाख रुपए अगर डिपॉजिट किया जाए तो दिक्कत है, करंट अकाउंट में क्या रूल है? देखिए, क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे सरकार ने थोड़ा लिबरल व्यू रखा है। यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 लाख डिपॉजिट या विड्रॉल दोनों को ही मिला के देखा जाएगा। तो इसमें 50 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो इसकी जानकारी भी जो बैंक है वो गवर्नमेंट को दे देगा। हालांकि ये 10 लाख से ज़्यादा है काफ़ी अमाउंट 50 लाख, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट के लिए ये अमाउंट फिर भी कम है, क्योंकि आज भी कैश में बहुत लेन देन होता है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े बड़े अमाउंट में डील करती हैं। उनका 50 लाख उनके लिए शायद ये लिमिट बहुत कम मानी जा सकती है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो गौरी भी कह रही है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश जमा करते हैं, कैश यहाँ पर मेन बात है, ये ध्यान रखिएगा। और करंट अकाउंट में भी अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक जो है वो ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब फिक्स डिपॉजिट की बात आती है, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गौरी। फिक्स डिपॉजिट पे भी किसी तरीके का जो ट्रांजैक्शन है या जमा या निकासी, निकासी तो नहीं पर जमा, उस पर कोई तरह का लिमिट या एक पॉइंट के बाद जो रिपोर्ट होता है? बिल्कुल स्वाति, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाली ट्रांजैक्शन है एफडी, क्योंकि ज़्यादातर लोग एफडी कराते हैं, बड़े बड़े रकम की एफडी कराते हैं ताकि उनको एक रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आती रहे। अब इसमें अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करा रहे हैं तो डेफिनेटली बैंक इसको रिपोर्ट करता है। और इसमें बहुत सारे केसेस जो मेरे सामने आए वो ये हैं कि आपने एफडी तो करा ली, एफडी मैच्योर हो गई, आपने उसके बाद उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो ये केसेस भी रिपोर्ट होंगे। यानी कि अगर आप एफडी को रिन्यू कर देते हैं, वो एफडी आपकी मैच्योरिटी से पहले ही आप रिन्यू कर देते हैं, यानी कि आप जो पैसा है उसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं लेते हैं, तो आपका ये 10 लाख की लिमिट में आपकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फ्रेश एफडी करा रहे हैं तो ये 10 लाख की लिमिट में आएगी और बैंक को डेफिनेटली इसकी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। ये क्या दोनों मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पर है गौरी, कैश या फिर डिजिटल? क्योंकि ऑनलाइन एफडीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, काफी आसान तरीका एफडी करने का। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, अगर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से करते हैं, डिजिटल मोड से, ज़्यादातर लोग तो डिजिटल मोड से ही करते हैं, तो आपके ऊपर ये बिल्कुल लागू होगी। ये लिमिट 10 लाख है, कैश या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटली जितनी भी आप एफडी करा रहे हैं, और ज़्यादातर एफडी कैश में शायद होती भी नहीं है, आप अगर उसको डिजिटल भी कराएंगे तो वो 10 लाख की लिमिट आपके ऊपर लागू होगी। ओके, एक और खर्च जिस पर आईटी विभाग की नजर हो सकती है और वो है क्रेडिट कार्ड का बिल, जो हमें मालूम चला और काफी लोग जानने को उत्सुक हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल तो लोगों का काफी ज्यादा मोटा ताजा बन जाता है। तो कितना ज्यादा अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान किया, ये भी बताइएगा, कैश या फिर डिजिटल दोनों में, जिस पर जो जानकारी है वो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बिल्कुल स्वाति, लोग सोचते नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट आप एक्सीड करते हैं, एक थ्रेशोल्ड के बाद अगर आप चले जाते हैं तो उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। इसमें 2 केसेस हैं। पहला तो ये है कि अगर आप कैश में अपना क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश देते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। वहीं अगर आप डिजिटल मोड से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं तो ये लिमिट 10 लाख है। तो 2 लिमिट ध्यान रखनी है, 1 लाख की कैश के केस में, 10 लाख की अदर देन कैश के केस में। ओके, तो क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करे तो रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब डिमांड ड्राफ्ट को लेकर भी कुछ रूल्स हैं, और कितने तक का जो कैपिंग है इसमें, जिसके बाद रिपोर्टिंग होती है आईटी डिपार्टमेंट को?
देखिए स्वाति, इस केस में कैश की रिपोर्टिंग होती है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, पे ऑर्डर बनवा रहे हैं, बैंकर्स चेक बनवा रहे हैं, ऐसी कोई भी आप फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं और आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो इसकी लिमिट 10 लाख है और ये टोटल देखी जाएगी। जितनी भी चीज़ें आप बनवा रहे हैं, अगर वो टोटल आपकी 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो डेफिनेटली आपकी इस केस में भी रिपोर्टिंग होगी। ओके, अगला जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो एक्चुअली कई लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना और समझना, और वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो निवेश करते हैं। अब निवेश में कहाँ पर निवेश करेंगे? शेयर बाजार में निवेश करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में करेंगे? अब शेयर बाजार की मैं सबसे पहले आपसे बात समझना चाहती हूँ कि शेयर बाजार में तो लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालें और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो भी जाता है शेयर बाजार में, तो वहां पर किस तरीके का नियम सेट किया गया है, या वहां पर भी कोई ऐसा रकम है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है निवेशकों को, जिसके बाद वो मुसीबत में ना पड़ जाए किसी तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, इस केस में भी जो लिमिट है वो 10 लाख ही है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा निवेश करते हैं तो जो अच्छा। म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या लिस्टेड कंपनीज कह सकते हैं, वो सब जो जानकारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी और आपको ये जानकारी बिल्कुल अपने 26 ईयर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें डरने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर्स में लेन देन छोड़ दें, बिल्कुल करिए, लेकिन हाँ, आपकी जो इनकम है वो कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। और म्यूचुअल फंड में भी क्या यही लिमिट है 10 लाख रुपए की, जो कि शेयर बाजार में जितने की लिमिट सेट की गई है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, सेम लिमिट है 10 लाख की म्यूचुअल फंड्स में भी। ओके, तो बेसिकली हम लिमिट की बात तो नहीं कर रहे हैं गौरी। अगर इसको आसान भाषा में समझे कि ये इतनी की ट्रांजैक्शन से ऊपर अगर आप करते हैं तो एक तरीके से रिपोर्टिंग जाती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इन तमाम ट्रांजैक्शन के लिए इतने इतने लाख की या जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन की है, और वो सिंपली आगे जाकर रिपोर्ट होता है। अब अगला आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब घूमते फिरते हैं, खासतौर पर विदेशी कंट्री में टूर एंड ट्रैवल करते हैं, तो हम फॉरेन करेंसी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेन करेंसी को लेकर किस तरीके के नियम है जो समझना ज़रूरी है लोगों के लिए? स्वाति, शायद सरकार को ये 10 लाख की लिमिट काफ़ी प्रिय है। इस केस में भी 10 लाख की लिमिट ही है। अगर आप फॉरेन करेंसी जैसे डेबिट कार्ड से वहाँ पे करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं या किसी भी कार्ड से आप वहाँ पे करते हैं, और अगर ये 10 लाख से एक्सीड कर जाता है पूरे साल में, यानी कि एक ट्रिप नहीं, आपने अगर एक से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स ली हैं तो वो क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। जितना भी आपने खर्च इस पर किया है वो मिलाकर अगर 10 लाख से ऊपर है तो इसकी रिपोर्टिंग सरकार को ज़रूर होगी। ओके, और सबसे ज्यादा एक और जो पसंदीदा निवेश करने वाला जो सेक्टर माना जाता है या जगह मानी जाती है, एसेट क्लास है, वो प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी में तो पैसों का बहुत लेन देन होता है गौरी, कैश में भी होता है, लोग थ्रू ऑनलाइन पेमेंट या फिर चेक के जरिए भी करते हैं। यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जब किसी तरीके का कोई लेन देन करे कोई? देखिए स्वाति, जो प्रॉपर्टी के केस में जो कैश का लेन देन होता है वो तो मैं कहूँगी कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो सरकार के किसी खाते में नहीं जाता, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन एक सर्कल रेट नाम की चीज़ होती है जो सरकार कहती है कि हम इसके ऊपर इसके नीचे आप इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो सर्कल रेट के हिसाब से हमें प्रॉपर्टी की लेन देन तो करनी ही होती है, मिनिमम उतना रेट तो हमें देना ही होता है। तो अब इस केस में अगर जैसे आपने 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो इस केस में जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी, और 30 लाख एक मेट्रो सिटी में एटलीस्ट मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी रकम है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो उसकी रिपोर्टिंग तो ज़रूर हो गई, और आप देखेंगे तो आपको अपने 26 ईयर्स में वो साल के एंड में ज़रूर दिख जाएगी। और एक और जो आखिर में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई हम सर्विस अवेल करते हैं, कहीं पर गए हैं, सर्विस हमने वहाँ से अवेल की है, वहाँ पर भी हम कई बार ओवरबोर्ड हो जाते हैं, हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, क्या वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के तहत आता है? जी स्वाति, अगर इस केस में 2 लाख से ज़्यादा कैश की डीलिंग हुई है तो ये इसकी रिपोर्टिंग होती है। इसकी रिपोर्टिंग कौन करता है? जब जिसके साथ आपने लेन देन किया है उसका ऑडिट होता है। जब उसका ऑडिट होता है, जो जिन एसएससीज का बेसिकली ऑडिट होता है उनको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो अगर कोई सर्विसेज का, गुड्स का लेन देन 2 लाख से ज़्यादा कैश में हुआ है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी और आपको 26 ईयर्स में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसे बड़े खर्चे या फिर कुछ बड़े निवेश जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े खर्चे नहीं कर सकते हैं।
और हर बड़े खर्चे पर आपको आईटी नोटिस मिले ही ये भी ज़रूरी नहीं है। तो किन केसेस में ऐसा हो सकता है? अगर नोटिस आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? कोई किसी भी तरीके की दिक्कत है तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं? ये भी समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। बड़े खर्च कर पर समझ कर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको आ जाए नोटिस, लेकिन हर एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नोटिस नहीं आता है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे सरकार का एक मकसद है, समझेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है, गौरी चड्ढा हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये तो हमने समझ लिया गौरी कि किन बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर जो है नोटिस आ सकता है या फिर वो ट्रांजैक्शन करने से पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हर बड़े खर्च पर आईटी नोटिस आता है? और जो आईटी डिपार्टमेंट है वो देखती क्या है? देखिए स्वाति, क्या होता है कि आईटी डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं या जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आप सरकार को इनकम भी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, कहीं आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आप 2.5 लाख की अपनी आईटीआर दिखाते हैं, या कह लीजिए आप अपनी आईटीआर भरते ही नहीं हैं और आपने 10-15 लाख की एफडी कर दी, 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, या आपने फॉरेन पे काफ़ी खर्चा कर दिया। ऐसी जो ट्रांजैक्शंस अभी हमने डिस्कस किया, आपने इन ट्रांजैक्शंस का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर दिया और इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी इनकम दिखा ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होगा कि आप इतना खर्चा कर कैसे रहे हैं जब आपकी इतनी इनकम है ही नहीं। तो ये खर्चा कहाँ से कर रहे हैं या ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर रहे हैं? तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी सोर्स बताइए, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे या प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि आइए बताइए कि ये आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसकी सोर्स क्या है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो मतलब ये जो 26AS फॉर्म है उसमें एक प्रावधान रखा गया है गौरी कि ऐसे कोई भी जो ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं वो सीधे आपके 26AS फॉर्म में फिल हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है बेसिकली कि हाँ वो उसमें आपके ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, और वो कोई भी चेक कर सकता है आसानी से। बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने बताया फॉर्म 26AS होता है, उसके अंदर बहुत सारी जानकारी आती है। अभी तक हम कहें कि पिछले कुछ साल पहले तक टीडीएस की, टीसीएस की, और अब कुछ सालों से आपकी ये वाली जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं ये भी उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। ये फॉर्म आप ही का होता है, आप ही की सहूलियत के लिए ये दिया जाता है कि आप इसको देखिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी रिटर्न भरिए। क्योंकि अगर आपके पास, आपको जैसे पहले तो जानकारी होती ही नहीं थी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको क्या जानकारी आपकी मिल गई है, तो अब आपको ये भी बता दिया गया है कि ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, तो आप संभल जाइए और इस हिसाब से रिटर्न भरिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है क्या गौरी कि किसी ने फॉर्म 26AS में चेक किया और एक ऐसी ट्रांजैक्शन उसे दिख गई जो उसने कभी की ही नहीं थी? क्या ऐसे केसेस आते हैं? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत कॉमन एरर है। अगर हम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इस केस में भी ऐसा बहुत होता है कि जैसे मैंने 10 लाख से ऊपर की एफडी की ही नहीं है लेकिन वो आ गई, या कह सकते हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं है, बेची ही नहीं है, वो मेरे 26AS में आ गई। बहुत ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसको करेक्ट कराने की कोई विंडो अभी तक नहीं दी है। तो आप इस केस में जैसे देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर 1 लाख की आपने एफडी कराई और एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया बैंक से, एक जीरो लगने की देर है, वो 1 लाख आपका 10 लाख बन गया, 10 लाख बन गया, तो इस केस में वो रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें, गलती तो हो ही सकती है। तो अगर गलती से आपकी 26AS में आ जाता है तो अब चांसेस तो बढ़ जाते हैं कि हाँ आपको नोटिस आ जाएगा इस केस में, क्योंकि अगर आपकी इनकम उस हिसाब से, ज़रूरी नहीं आएगा बट हाँ अगर इनकम उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं है तो नोटिस आपको आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपने देख लिया है कि आपकी 26AS में ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट हुई है तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। आप
को क्योंकि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, और उससे पहले मैं ये कह के चलूँगी कि आप ई निवारण में एक कंप्लेन करके चलिए, वहाँ पे कंप्लेन अपनी वो कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंप्लेन है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपके पास एक एविडेंस होगा कि हाँ आपने पहले ही ये गलती पकड़ ली थी और आपने इसको रिपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा स्वाति जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे बैंक है, म्यूचुअल फंड हाउस है, या जहाँ जो लोग भी ये रिटर्न भरते हैं, एसएफटी की रिटर्न भरते हैं, जिनसे गलती हुई है, जैसे मैंने देखा कि मेरी बैंक ने रिपोर्ट की है, ये मेरी एफडी की गलती आ रही है निकल के, तो मैं उस बैंक में जाके एक बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए। उनके पास मौका होता है रिटर्न को रिवाइज करने का, बट हालांकि ऐसे केसेस में वो लोग रिवाइज ज़्यादा करते नहीं हैं, ज़्यादा वेलकमिंग वो लोग होते नहीं हैं। तो इस केस में आपको फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ई निवारण में कंप्लेन करिए, और जब मौका मिलेगा, नोटिस आएगा, तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्रूफ जो हैं, वो ध्यान से रखिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है और ये दूसरी अथॉरिटी की ही गलती है। तो ये ई निवारण जिसकी आप बात करें, वो तो इनकम टैक्स की जो अपनी वेबसाइट है उस पर ही एक ऑप्शन में मिल जाता है। डॉक्यूमेंट जब हम मानिए मुझे शिकायत करनी है कि मेरा कुछ रिफंड का कोई गलत मामला आ गया हो, या पैन कार्ड से जुड़ा हुआ कुछ अलग मामला आ गया हो, तो कितना आसान है शिकायत करना? उस एट द मोमेंट उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं? मतलब बहुत आसान ये पूरी प्रक्रिया है सबके लिए? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ऊपर ही बहुत सारे टैब्स आ रहे होते हैं, उसमें सबसे आपको आराम से दिख जाएगा, प्रोमिनेंट टैब है ई निवारण का, वहाँ पे बहुत आसानी से आपकी कोई भी कंप्लेन है वो आप रेज कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ई निवारण पे जो कंप्लेंट्स की जाती हैं वो बहुत जल्दी सुनी भी जाती हैं। और जैसे आप देखिए, जो भी आपका केस है, जैसे आपका पैन कार्ड रिलेटेड इशू है, या आपका रिफंड रिलेटेड इशू है, या कुछ है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपका रिफंड से रिलेटेड एक केस, आपका रिफंड आ नहीं रहा, या प्रोसेस नहीं हो रही रिटर्न, या ऐसी कोई कंप्लेन आप रेज करना चाहते हैं, तो अटैचमेंट में आप अपना रिटर्न की ITR-V कॉपी लगा दीजिए, 26 ईयर्स लगा दीजिए कि देखिए हमारा इतना रिफंड बनता है, या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिए। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ना लगाने हो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी हो। तो ऐसे केसेस में आप ई निवारण पर जाके अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व करा सकते हैं। ई निवारण पे काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो जाती हैं। ओके, अब ये बात बताइए, ये तो हम डेफिनेटली लोगों को कह रहे हैं कि घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आप सोर्स बता देते हैं कि आपने जो बड़ा खर्च किया है उसका क्या है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाए, किसी का जेन्युइन केस न भी हो अगर, तो उस केस में क्या होता है? देखिए, उस केस में प्रॉब्लम है, अब वो डिपेंड करता है, केस टू केस थोड़ा सा डिफर करेगा। आप ये कह सकते हैं कि इस केस में आपकी जो इनकम है, जो आपने जो खर्चा किया है, सरकार मान सकती है कि वो इनकम आपने रिपोर्ट ही नहीं की है, वो आपकी इनकम थी, आपने सरकार को दिखाई नहीं। इस अमाउंट को हम आपकी इनकम में ऐड बैक कर देते हैं, उस पर हम टैक्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। और कुछ केसेस में जो बहुत बड़े मामले होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान लॉ में है। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े केसेस की बात है, लेकिन हम नॉर्मल केसेस की बात करें तो हाँ, आपको टैक्स भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, पेनल्टी भी देनी होगी। और ये सब जब आप जोड़ के देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जितना अमाउंट आपने बचाया नहीं, कुछ गड़बड़ करके, उससे ज़्यादा आपको सरकार को चुकाना पड़ गया। और बड़े खर्च पर सरकार नज़र रख क्यों रही है? क्या वाकई बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे थे टैक्स चोरी के? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और लोग ये सोचते नहीं है कि हम इनकम टैक्स में कुछ दिखा रहे हैं और खर्चे किस लेवल के हम कर रहे हैं। हर साल में 2-3 हम इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहे हैं, FDs करा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में बहुत कम इनकम दिखा के और थोड़ा सा टैक्स दे के हम निकल रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। सरकार ने बहुत ही स्मार्ट मूव ये ली है कि हम अब आपके खर्चे देखेंगे आपके, और ये काफ़ी समय से चल रहा है कि ये हमारे खर्चों पे नज़र रखे हुए है सरकार। अभी भी आप जब अपनी 26 ईयर्स देखेंगे तो अगर आपने इनमें से कोई खर्चा किया है तो वो रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट ये पहले भी होता था, लेकिन आपको पता नहीं लगता था कि इसकी रिपोर्टिंग हुई है। अब सरकार आपको भी बता रही है कि आप पहले से ही संभल जाइए, हम आपको बता रहे हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हुई है। अब आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उसको ध्यान से भरिए, कोई इनकम छोड़ ना दीजिएगा।
तो बेसिकली गलती से भी अगर आपको मालूम ना हो कि आपकी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रही है तो अब आपको मालूम चल गया होगा। अगर आप जानबूझकर ये कर रहे हैं तो भी इसके बाद आपको मालूम चल गया कि आपको ये सब नहीं करना है। तो कुल मिलाकर बहुत शुक्रिया आपका गौरी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आसान ढंग से बताया कि बड़े ट्रांजैक्शन में अगर कोई क्या क्या मालूम होना चाहिए लोगों को, और अगर गलत तरीके से नोटिस भी आ जाए तो कहाँ पर वो क्या शिकायत कर सकते हैं। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।